हम बात कर रहे हैं बच्चा एटम्स की। एक बार थोड़ी सी स्टोरी समझ लेते हैं भाई, फिजिक्स में एटम क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में जब हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, इससे पहला हमारा चैप्टर था ड्यूल नेचर। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर जो उनमें फिजिकल फोर्सेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है वो क्या आती है, रेडिएशंस, और किसी एटम के पास से इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना, या किसी लाइट का ड्यूल नेचर, जो हमने ड्यूल नेचर ऑफ एटम में पढ़ा था, ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ा था। अब हमारे पास हम स्पेसिफिकली उस एटम और फिर एटम के बाद उसका जो छोटा पार्ट है और न्यूक्लिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एटम से। एटम के बारे में ऑलरेडी पता है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूं तो अपने को पता है एटम के बारे में जब डिस्कवरी शुरू हुई थी, थॉमसन भाई साहब की कहानियां, प्लम पुडिंग मॉडल मिला, फिर रदरफोर्ड भाई साहब ने कुछ किया। तो रदरफोर्ड के बाद फिर हमारे पास आया था बोहर मॉडल। +1 की केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत डिटेल में पढ़ा था कि बोहर भाई साहब को सपने कैसे आ रहे थे कि मॉडल कैसा बने। तो उसके बहुत सारे पॉस्टुलेट्स थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना, एमिशन स्पेक्ट्रा, है ना। वो सारे के सारे करते करते रिलेट करा के आखिरी में आते आते बोहर मॉडल ऑफ एटम मिला था। इसी दौरान एक सबसे ज्यादा जो रिलेवेंट पार्ट आया था वो आया था जो मार्टिन और काइगर ने किया था रदरफोर्ड की लैब में, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, जो हमें पता है। एक्चुअल में गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल नहीं यूज करी थी, वहां बहुत सारे मेटल्स के अलॉयस को यूज किया था, मतलब मिक्स करके बनाया था। और जो हम पढ़ते हैं बचपन से कि गोल्ड फॉइल में कोई एक अल्फा पार्टिकल आया था जो 100% बाउंस बैक करा था, वो एक्चुअल में प्लैटिनम के न्यूक्लियस के थ्रू बाउंस बैक किया था। गोल्ड के लिए तो बाउंस बैक हुआ नहीं था, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत था, क्योंकि गोल्ड के लिए भी कोई ना कोई तो करेगा। 10,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल आएगा जो बिल्कुल सेंटर पे न्यूक्लियस के टकराएगा और वो बाउंस बैक कर जाएगा। वहां से फिर हमने कंक्लूजन क्या निकाला था, कंक्लूजन निकाला था दैट एंटायर पॉजिटिव पार्ट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या थे, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से बच्चा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। एंड द एंटायर मास ऑफ द एटम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड इन दैट न्यूक्लियस ओनली। और न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के भी 100 गुना 1000 गुना छोटा है, इतना छोटा न्यूक्लियस है। तो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, और न्यूक्लियस जो है वो बस सेंटर में कंसंट्रेटेड है, और उसके आसपास क्या घूम रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ये। अब इसी को हम एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। वैसे हमें मतलब ऑलरेडी +1 में हमने थोड़ा बहुत किया हो तो सबको आइडिया तो है, तो थोड़ा सा उसको फिर से एक बार समझते हैं। यहां पे हमारे पास था बच्चा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के नाम पे मैंने सिर्फ अभी पॉजिटिव डाला, प्रोटॉन है, ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन फिलहाल हम पॉजिटिव चार्ज को ध्यान में रख के करते हैं। हमने क्या किया था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वाले के अंदर, जिस टाइम पे मार्टिन और काइगर ने किया था, तो अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई, मतलब बेसिकली बम्बार्डमेंट कराई थी। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चे, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब आ रहे थे तो ऑब्जर्व क्या किया गया था कि जो अल्फा पार्टिकल जितने क्लोज है न्यूक्लियस के, उतना ज्यादा वो डेविएट हो रहे थे। जो जितना ज्यादा क्लोज है उतना ज्यादा डेविएट हो रहा है, जो जितना दूर से निकल गया वो कम डेविएटेड हुआ, जो जितना दूर से गया वो कम डेविएटेड, और जो थोड़ा और दूर से वो तो अनडेविएटेड ही चला ही गया। और जो कोई एक ऐसा था जो ऑलमोस्ट सेंटर पे आ गया था, वो यहां से बाउंस बैक कर गया। ऐसा ही था, है ना, इस तरीके से था, हमने किया था जो। अब इनके अंदर एक चीज देखो, न्यूक्लियस के साथ कभी भी वो टच नहीं करेगा, इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्यों टच नहीं करेगा, क्योंकि उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स है। उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स के कारण ये जो पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव से मिल नहीं पाएगा, क्लोज जाएगा, बिल्कुल मैक्सिमम रिपल्शन फोर्स फील करेगा और पीछे की तरफ भाग जाएगा। एग्जैक्टली जैसे मैं यहाँ पे फैन ऑन करता हूँ
और यहां से एक हल्का सा पतला सा कागज का टुकड़ा फेंक के मारता हूं जोर से, तो वो जाएगा, उसके क्लोज जाएगा और फिर मुड़ के आ जाएगा, उससे टकराएगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर एक न्यूक्लियस के पास अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, टकराएंगे नहीं, मैक्सिमम क्लोजेस्ट एक डिस्टेंस तक पहुंचेंगे, जिसे हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। क्लियर? यहीं पर इस सारे एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे पास एक एंगल आता है बच्चा, जिसे कहते हैं थीटा, और जिसका नाम क्या है? स्कैटरिंग एंगल। ये बच्चे साथ साथ में लिखते चलेंगे, इसके अंदर थ्योरी बहुत कम है, तो साथ के साथ खत्म करेंगे लिख के। ये क्या है? स्कैटरिंग एंगल। अब ये स्कैटरिंग एंगल भला होता क्या है? स्कैटरिंग हाँ करोगे तो उसी से स्कैटरिंग एंगल दिखेगा। देखो स्कैटरिंग एंगल क्या है बच्चे, ध्यान दो। ये वाला जो पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, वो इधर को चलता तो सीधा जाता, बट वो इतना डेविएट हो गया, तो ये जिस एंगल से वो स्कैटर हुआ है, जिस एंगल से वो डेविएट हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग एंगल। जैसे इस वाले पे ध्यान दो, ये अगर जाता तो ऐसे जाता, तो इस वक्त जितना एंगल आएगा इस वाले पार्टिकल के लिए, ये जितना एंगल आएगा इसको हम क्या कहेंगे? स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, हर अल्फा पार्टिकल के पाथ के लिए स्कैटरिंग एंगल अलग आएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आई है? हर अल्फा के लिए, जैसे इस वाले के लिए स्कैटरिंग एंगल थोड़ा सा है, इस वाले के लिए ऑलमोस्ट जीरो जो अनडिवाइडेड गया, और इस वाले के सेंटर वाले के लिए थीटा कितना बन गया? पूरा ही 180 डिग्री के पे घूम गया ये, तो है ना। तो ये हमारे पास स्कैटरिंग एंगल होता है। अब ये जो स्कैटरिंग एंगल होता है, इसका एक रिलेशन है, n टाइम्स, मतलब फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग is equal to, is basically inversely proportional to sin raised to the power 4 theta by 2। ये बच्चा सीधा सीधा रिलेशन है, ये याद रखना। n थीटा ये क्या है? n थीटा इज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पर यूनिट, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट। तो ये हमारे पास n थीटा है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा बाय 2। क्लियर है ये? अब यहां पर जो मैंने बताया था कि ये जो डिस्टेंस है बच्चा, ये जो न्यूक्लियस के सेंटर और इसके बीच में है, इसको क्या लिखते हैं? r0। ये क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जितनी मैक्सिमम क्लोज ये हमारा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जा सकता है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब देखो बच्चा एग्जैक्टली होता क्या है, जब हमारा पार्टिकल वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर पहुंच गया, तो एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अगर हमारे पास यहां तक वो अल्फा पार्टिकल पहुंच गया और यहां से आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है r0, यहां पर जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी के सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आया, स्लो डाउन हुआ डीएक्सेलरेटिंग मोशन होगा रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, यहां आके वो सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, और फिर उसी पोटेंशियल को वापस वो काइनेटिक में कन्वर्ट होके ऑपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक करेगा। यही होगा ना। तो यहां पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। डन। अब अल्फा पार्टिकल का मीनिंग पता है बच्चे? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है बच्चा? 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। बेसिकली हीलियम आयन जो होता है He2 पॉजिटिव, हीलियम आयन को हम क्या कहते हैं? हीलियम आयन अल्फा पार्टिकल की तरह एक्ट करता है। हीलियम आयन होता क्या है? उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों रिलीज हो जाएं तो He2 पॉजिटिव, जिसके पास सिर्फ 2 प्रोटॉन्स का चार्ज हो, तो उतना ही चार्ज एक अल्फा पार्टिकल के पास होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है ये? तो अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, बस उसका मैग्नीट्यूड हम कितना लेंगे? पॉजिटिव। क्लियर है बच्चा? ये डन है? ये समझ में आ गया? हाँ, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना आएगा? देखो किसी भी न्यूक्लियस पे चार्ज ऑन न्यूक्लियस, मान लो मैं ये केस बना लेता हूं कि ये जो न्यूक्लियस है इसका एटॉमिक नंबर था Z। Z क्या है? किसी एटम के किसी भी एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं,
तो ये Z जो है ये इसका एटॉमिक नंबर आ गया। तो उस न्यूक्लियस में कितना चार्ज आएगा, जितना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है या जितना प्रोटॉन का चार्ज होता है इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो Z है एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। क्लियर है बच्चा, ये कृति बच्चा, ठीक है ना। ये Z इंटू ई, Z इज एटॉमिक नंबर, E इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस आ गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को मतलब अल्फा पार्टिकल को इसकी तरफ फेंक रहा हूं, तो इसकी तरफ फेंकते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर नॉट, अपने पास हमने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक एंड फील्ड के अंदर निकाला हुआ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। तो अगर वो हमारा चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचता है तो आर नॉट के डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर नॉट इज गिवन बाय ZE बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। ये था फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस r इज गिवन बाय Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू पता है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता है, क्या थी बच्चा, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। न्यूमेरिकल्स में सीधा हम डाल देते हैं 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, बाकी क्रॉस चेक कर लेना इस यूनिट को, वैल्यू यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, E की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक काम करो इसको E की जगह ना V लिख लो, क्योंकि हम E हमेशा कहां यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, पोटेंशियल की तरह लिख लो V। अब देखो बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट आर नॉट, हम क्या बात करें, पोटेंशियल एनर्जी U से जो लिखते थे, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था पोटेंशियल इनटू चार्ज, है ना, सर्टेनस पार्टिकल का पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल हमारे पास क्या है, V इंटू चार्ज कितना है अल्फा पार्टिकल का, 2E के बराबर, है ना। इसका चार्ज कितना है, 2E के बराबर, तो वैल्यू डाल दो, ZE इंटू 2E बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। किसी को इसमें परेशानी बचा, हाँ जी क्लियर है ये। तो ये हमारे पास ZE बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट आ गया। अब मैंने क्या बोला, देखो ये जो वैल्यू है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसके अकाउंट में आई थी, काइनेटिक एनर्जी के कारण, यही था ना। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, दिस इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल। ये हाफ m v स्क्वायर, v स्मॉल v है, ये याद रखना, ये स्मॉल v किसके लिए बचा, वेलोसिटी के लिए, अल्फा पार्टिकल के। तो यहां से मैं इक्वेट करके वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं, हाँ जी सॉल्व कर सकता हूं ये, ठीक है। तो अगर मेरे को ये पता हो कि मेरे पास जो पार्टिकल है वो किस वेलोसिटी के साथ मैंने फेंका है, तो यहां से पहले आर नॉट की वैल्यू निकाल लो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू निकल जाएगी। आर नॉट के लिए क्या करो, सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रीअरेंज करो, आंसर आ गया, आर नॉट आ गया ZE स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 हो गया 4 हो जाएगा, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। 4 से 4 काट देना, वैसे काटने की समझदारी नहीं होती क्योंकि रीअरेंज किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4 हो गया, है ना। 2 इंटू 2 करके मैंने 4 कर दिया और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब रीअरेंज किया सिर्फ, और कुछ नहीं किया, mv स्क्वायर को नीचे भेज दिया। तो 4 से 4 काटना है काट लो, वरना काटना मत, क्योंकि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू डल जाती है, वरना पाई और एप्सिलॉन नॉट की अलग से डालनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकल गया कि नहीं, समझ में आई। तो या मैं आर नॉट को किस फॉर्म में लिख दूं, आर नॉट इज गिवन बाय ZE इंटू 2E डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सॉरी हाँ, हाफ mv स्क्वायर, ये सीधा सा इस फॉर्म में लिख लो। हाँ, m is the mass of alpha particle, E is the charge of one electron or proton, v is the velocity by which that alpha particle is launched towards the nucleus। तो अगर मैं E इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मास, E जो है जहां, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का मास न्यूक्लियस का, मतलब अल्फा पार्टिकल के लिए, हाँ जी m हमें गिवन होगा, अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा, ठीक है, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स के मास के बराबर हो गया। 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 शायद भी होता था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेन कहानी हमने निकाला क्या है कि अगर मैं किसी एक अल्फा पार्टिकल को जोर से फेंक के मारता हूं किसी वेलोसिटी के साथ, तो वो कितना क्लोज जाएगा, कितनी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, उसकी वैल्यू मैंने यहां पे डिराइव कर दी है। सॉर्टेड है,
क्लियर है बच्चा, सिंपल से। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हम इसको इजीली वैल्यूज डाल के न्यूमेरिकल में डायरेक्ट भी कर ही लेंगे। क्लियर बात है ये। इसके बाद हमारे पास जो आता है बच्चा पार्टिकल, इसके अंदर एक मतलब इसी फिनोमेना के बेसिस पे एक टॉपिक आता है जिसके अंदर हम निकालते होते हैं इंपैक्ट पैरामीटर्स। लिखो, मिटा दूं ये। अब इसके अंदर आता है इंपैक्ट पैरामीटर्स, इसी सेम एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे। यहां एक वर्ड आता है बच्चा, इंपैक्ट पैरामीटर। Impact parameter. It is defined as the perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the central line of the nucleus when the particle is far away from the nucleus of the atom. क्या है ये? It is the perpendicular distance of the alpha particle. बेसिकली मैं इसको आसान भाषा में बताता हूं। देखो, ये हमारे पास बचा न्यूक्लियस है, कोई अल्फा पार्टिकल यहां पे है जो अभी चल के जाने वाला है, वो जाने वाला है इधर को। अब मुझे पता है इसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में वो डेविएट हो जाएगा। जब वो अगर डेविएट नहीं होता तो उस वक्त उस लाइन के साथ जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन कौन सी है? ये जो सेंट्रल लाइन है, ठीक है, इसके साथ जो उसकी वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है from the nucleus when the particle is far away from the nucleus of the atom is known as impact parameter and it is given by denoted by B. क्लियर है बच्चा? ठीक है ना। जिस टाइम पे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से काफी दूर था, उस वक्त उसकी डायरेक्शन के साथ न्यूक्लियस से सेंटर लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इट इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। डन है, सॉर्टेड है ये, ठीक है। तो इंपैक्ट पैरामीटर के बेसिस पे अगर मैं वैल्यू निकालूं, देखो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल ये आ गया है, ये वेलोसिटी वेक्टर अल्फा पार्टिकल का, और अब हमारे पास ये बीच वाली जो सेंट्रल लाइन आ गई है, तो हमारे पास बी का सीधा सीधा फॉर्मूला आता है बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय कैपिटल ई। एंड ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी, ई इज हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू आ जाती है, रिलेशन आ जाता है, ठीक है। वेयर थीटा क्या है बच्चा? थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, बी इज इंपैक्ट पैरामीटर, जेड इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, ई इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इज काइनेटिक एनर्जी। डन है, ये इंपैक्ट पैरामीटर क्लियर है। फॉर्मूला लिखो, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब आता है, देखो बच्चा एक बात समझो, ये इंपैक्ट पैरामीटर खत्म। अब हमारे पास किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। भाई कोई भी चीज किसी और चीज के आसपास क्यों घूमेगी? अगर मैं यहां पर एक बॉल को रस्सी से बांध के घुमाना शुरू करता हूं तो वो गोल क्यों घूम रही है? क्योंकि मैंने उसे पकड़ा हुआ है। जैसे ही मैं उसे छोड़ दूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। तो अगर कोई चीज रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो उसके पीछे एक फोर्स होगी एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर मैं कहता हूं कोई प्लैनेट है अर्थ के अराउंड मतलब अर्थ के अराउंड लगा लो, या अर्थ ही सन के अराउंड घूम रही है, वो क्यों घूम रही है? क्योंकि वहां पर कोई ग्रेविटेशनल पुल है जिसने उस प्लैनेट को या अर्थ को स्पेसिफिकली कोई सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड की हुई है, एंड दैट ग्रेविटेशनल पुल मस्ट बी इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स। इसी वजह से वो एक सर्टेन ऑर्बिट के अंदर कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। सेम इज द केस फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ एटम। बिल्कुल सेम कहानी है। किसी एटम के ऑर्बिट के अंदर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन इसीलिए घूम पा रहा है क्योंकि वहां पर कोई सेंट्रिपिटल फोर्स थी और उसका कॉज था। और सेंट्रिपिटल फोर्स का कॉज क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? जो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी दैट will provide the necessary centripetal force to the electron so that it can revolve in the orbit. सिंपल बात है ना? अगर कोई भी चीज अगर घूम रही है
तो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी और फोर्स से मिलेगी, और इस केस में वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का कारण है बहुत क्लियरली दिख रहा है कि दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इन द ऑर्बिट मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो किसी न्यूक्लियस के पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बीच में होगी, है ना। तो ये जो फोर्सेस हैं इनका फॉर्मूला लगाते हैं। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, where m is mass of electron, v is velocity by which it is moving, and r is the radius of orbit, and it must be equal to electrostatic force, which is given by electrostatic force का फॉर्मूला क्या था कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, 1/4πε0 q1 q2/r²। तो 1/4πε0 q1 की वैल्यू e, q2 की वैल्यू e बाय r का स्क्वायर। या हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेसिफिकली मान लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम के अंदर न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर है। तो e इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन एंड e इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अल्टीमेटली वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम डायरेक्शन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम सीधा सीधा मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो Q1 Q2 में चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया है। क्लियर है बच्चे यहां से? तो मैं यहां से अगर r की वैल्यू निकालना चाहूं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालना चाहता हूं, तो निकल जाएगा। r की वैल्यू क्या निकलेगी? वैल्यू निकालो बच्चे, डालो जरा। r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? पहले e² 4πε0 mv², ऐसा ये हमारे पास क्या आ गया? वैल्यू निकल गई। या मैं एक काम करता हूं, इसको मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूं तो मैं इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिख ही सकता हूं। तो e² 4πε0 इनटू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चा? ऐसे भी लिख ही सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो एक्चुअली अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी तो डायरेक्ट वैल्यू डल जाएगी, वरना तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को हाफ mv² के अंदर डाल के भी हम निकाल ही लेंगे। डन है, सिंपल बात है ये। तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं रीअरेंज करके काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या निकाल सकता हूं? e² 8πε0 इनटू r लिख सकता हूं कि नहीं? ये जो काइनेटिक एनर्जी है के, लो के लिख लेते हैं इसे सिर्फ। तो ये के क्या है बच्चा? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाफ mv² की वैल्यू मैंने के डाल दी, के इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या निकल गई? e² 8πε0 r, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी विल प्रोवाइड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यही तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। और ये हमारे पास क्या आएगा? u, एंड इट इज इक्वल टू -e² 8πε0 r। सॉर्टेड है? किसी को इसमें परेशानी? ठीक। अगर अब मैं बात करूं, देखो सॉरी यहाँ ये मैं क्या कर रहा हूं, ये नहीं होगी इक्वल। हमने अभी पिछली डेरिवेशन में किया था, पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, याद करो। हमने पोटेंशियल एनर्जी अभी पीछे क्या डिराइव किया था? पोटेंशियल इनटू चार्ज किया था कि नहीं? अभी जो पिछली डेरिवेशन हमने डिराइव करी थी तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकला था हमारे पास? वो निकला था e² 4πε0 r, यही निकला था ना। तो ये काइनेटिक आ गई, ये पोटेंशियल आ गई। टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, e/8πε0 r प्लस -e² 4πε0 r। सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है e² विद नेगेटिव साइन बाय 4πε0 r। ये हमारे पास टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस r आ गई है। क्लियर है ये? हाँ जी, डन है, समझ में आ गया? चलो, ये हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव होगा। इसके बाद हमारे पास बच्चे जो टॉपिक आता है वो आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हल्का फुल्का आइडिया है किसी को? क्या होता था? सेम वही स्ट्रक्चर ऑफ एटम +1 के अंदर हमने जो पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब हमने स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, तो क्या था वो? एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, देखो भाई, जब इलेक्ट्रॉन है वो कभी एनर्जी गेन करेगा तो क्या करेगा? वो स्टेबल तो नहीं रहने वाला। वो क्या करेगा? वो एनर्जी को गेन करके हायर शेल में चला जाएगा, और हायर शेल से वापस जब नीचे आएगा तो उस गेन्ड एनर्जी को रिलीज करेगा। एंड व्हेन दैट रेडिएटेड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड या ऑब्जर्व्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, तो हमें अलग अलग तरीके की रेडिएशंस जो दिखती हैं, जो अलग अलग तरीके का पैटर्न दिखता है, उसको हम
एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, है ना। तो हर बार क्या होगा, अगर एक अलग लेवल से, मान लो कोई इस लाइन से सीधा नीचे कूदेगा तो अलग एनर्जी छोड़ेगा, इससे इधर टप्पे खा खा के आएगा तो हर बार अलग अलग तरह की एनर्जी रिलीज करेगा। तो उस डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट रिलीज एनर्जी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस हमें दिखेंगी, एंड दोज डिफरेंट रेडिएशंस आर नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा के केस में जब हमने फॉर्मूला की बात करी थी तो हमने +1 में जो डिराइव किया था, रिलीज की वैल्यू क्या थी, 1/λ इज इक्वल टू आर हमारे पास क्या था बच्चे, कांस्टेंट था जो r इंटू z का स्क्वायर, z इज एटॉमिक नंबर, 1 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर, वेयर n1 and n2 are the n1 and n2 are initial and final positions या orbits of respective electron। क्लियर है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूद रहा है, n1 से कूद के n2 पे आ रहा है, या फिर हम इसको सीधा क्या रखते थे हमेशा, n2 शुड बी ग्रेटर देन n1, चाहे वो एनर्जी गेन हो रही है लूज हो रही है वो बात की बात करेंगे, है ना। इस तरीके से हमने कर लिया था। अब यहां पे ये वाली बात समझ में आई है। अब हमने उसके बाद क्या पढ़ा था बच्चा, अगर मेरे पास n1 की वैल्यू 1 होती है, अगर n1 की वैल्यू 1 होती है, फर्स्ट शेल थी, तो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनके नाम पे इन शेल्स का नाम रखा था, तो ये क्या था, लेमन सीरीज। n1 के बाद अगर मेरे पास n1 की वैल्यू 2 है, मतलब n1 की वैल्यू अगर 2 है, वो आके सेकंड शेल पे गिर रहा है कहीं से भी, तो इसका मतलब वो बाल्मर सीरीज में लाई करेगा। n1 की वैल्यू अगर जो 3 है तो वो पास्कन सीरीज में लाई करेगा, n1 की वैल्यू 4 है तो वो ब्रैकेट सीरीज में लाई करेगा, और अगर n1 की वैल्यू 5 है तो वो p फंड सीरीज में लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लेमन बाल्मर पास्कन ब्रैकेट पी फंड जो सीरीज थी, इनके अंदर वो लाई करता है। अगर वो आकर वहां गिरेगा कहीं, n2 जो भी होगा किसी शेल से आके गिर रहा है ना, छठी शेल, सातवीं शेल, किसी से भी, तो अगर कहीं किसी लेवल से, मानो देखो ऐसा है ना, एनर्जी लेवल बच्चे ऐसे गिवन है हमें कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ऐसा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आके सीधा इस पे गिर गया, तो ये n1 की वैल्यू 1 है, फर्स्ट शेल पे गिरा है, तो ये लेमन सीरीज में लाई करेगा। यहां से वो इस पे गिरेगा तो बाल्मर में, यस हाँ कुछ ना कुछ होगा न्यूमेरिकल में, दिख जाएगा, अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना, उसमें क्वेश्चन में n1 और n2 की वैल्यू हमें साफ दिख जाएंगी। क्लियर है, तो जिस शेल पे जहां पे आके गिर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट हमने उस सीरीज का नाम रख दिया लेमन बाल्मर पास्कन ब्रैकेट पी फंड। क्लियर है। अब इसके अंदर एक बात देखो बच्चा, पहली बात तो क्या होगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट के अंदर इवॉल्व कर रहा है, तो बोहर को कैसे सपना आया था कि सर्टेन इसी डिस्टेंस, इसी रेडियस पर कोई ऑर्बिट होएगा। ये ओवर द नाइट नहीं था, सालों लग गए थे इन चीजों को, और एक अकेले साइंटिस्ट का काम नहीं था। लेमन बाल्मर पास्कन ब्रैकेट पी फंड बेसिकली अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग लैब्स में उन्होंने डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस इतने डिस्टेंस इतने डिस्टेंस पर अकोमोडेट कर सकता है, पा सकते हैं, हमसे मिल सकता है। क्योंकि एक ऐसा नहीं था, एक वेल डिफाइंड पोजीशन नहीं है, हमें पता है ना, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम एग्जैक्ट पोजीशन तो बता ही नहीं सकते उसके, तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं थी, तो एक वेल डिफाइंड पॉइंट नहीं है, इट इज जस्ट अ डिस्टेंस। और अब तो हमें और ज्यादा पता है कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक, ये जो अपना जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, उसके अकॉर्डिंगली तो हमें पता है कि इट इज जस्ट अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो वेल डिफाइंड कोई पॉइंट तो है ही नहीं, तो स्पेस का आइडिया कैसे लगा था, तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है बच्चा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंगली उसको ही रेफरेंस रख के हम क्या कर रहे थे, उसी को रेफरेंस रख के इलेक्ट्रॉन्स को हमने कहा था भाई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो कंजर्व्ड होगा, और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व्ड को लेके हम एक रिलेशन लिखते हैं, mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का केस, और इसी को यूज करके हम यहां से उस r की वैल्यू निकालते हैं जिस हर r की वैल्यू के लिए n होल नंबर निकल के आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हमने वो डिस्टेंसेस फिक्स किए थे कि n की वैल्यू जो हमारे पास होगी
1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। क्लियर है? अब इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, देखो अगर जो मेरे पास कोई दो ऑर्बिट मतलब दो पोजीशंस आ गई हैं बेसिकली, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से जंप करके यहां जाता है या ऊपर से नीचे आता है, तो अगर मान लो ऊपर से नीचे आके इलेक्ट्रॉन गिरता है तो E2 से E1 पे आके गिरेगा, तो E2 की एनर्जी लेवल और E1 की एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस होगा, दैट एनर्जी विल बी लिबरेटेड इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। E2 माइनस E1, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ऊपर गया, अनस्टेबल रहा, नीचे आके गिरा, तो वही एनर्जी रिलीज कर दी। तो दोनों के एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज गिवन बाय h न्यू। ठीक है ना? E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। किसी को परेशानी यहां तक? डन है। तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, फॉर्मूला लिखो बच्चा, ये एनर्जी ऑफ, कहां पे बच्चा? यहीं पे, कोई बात नहीं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट is given by minus 2 pi square m k square z square e raised to the power 4 whole divided by n square h square। या मैं एनर्जी को अगर जैसे ऐसे लिख रहा हूं तो देखो बच्चे, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट, h कांस्टेंट। सिर्फ वेरिएबल क्या है हमारे पास? z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एटॉमिक नंबर n कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। तो मैं इन सारे कांस्टेंट की अगर वैल्यू डाल दूं, जो तुम्हें याद रखना है वो ये वाला याद रखना है, माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। ये इसी की वैल्यूज, सारे कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये हमें मिल जाता है, E is equal to minus 13.6 z square by n square. This is the energy possessed by electron in nth orbit of atomic number z. Clear? डन है। अब इसी के बेसिस पे अगर हम एक दो न्यूमेरिकल करें, न्यूमेरिकल है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एग्जिस्टेड एंड ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। देखो बच्चे, इन्होंने क्या बोला ग्राउंड स्टेट के लिए, और इन्होंने बोला है ऑर्बिट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट। किस किस के बीच का रेशियो निकालना है मुझे? क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ द हाइड्रोजन और ऑफ द हाइड्रोजन एटम। किस किस के लिए? एक फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट और एक उसकी ग्राउंड स्टेट। तो देखो हाइड्रोजन एटम में बच्चे ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है? हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट होती है फर्स्ट 1, है ना ग्राउंड स्टेट। अभी हमने क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें रेशियो निकालना है एक, तो उसकी जो फर्स्ट एक्साइटेड है, ग्राउंड स्टेट मतलब n1 इज इक्वल टू 1 और एक्साइट होकर सेकंड में गया है n2 इज इक्वल टू 2, यही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास होती ही एक शेल है, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होकर ऊपर वाली शेल में चला गया, लेमन से बाल्मर में चला गया एक तरह से। और इनके रेडियस का मुझे रेशियो निकालना है। अगर मुझे इनके रेडियस का रेशियो निकालना है तो देखो R2 बाय R1 क्या होगा? Rn का मेरे पास अभी फॉर्मूला क्या था? Rn का हमने फॉर्मूला लिखा था एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर बाय पाई m e स्क्वायर। इसमें अगर ध्यान से देखो ना, मैं R1 बाय R2 करूंगा तो एप्सिलॉन h पाई m e सब कट जाएगा, R0 Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो सीधा सीधा R2 बाय R1 इज इक्वल टू N2 बाय N1 के स्क्वायर के इक्वल आएगा कि नहीं? सीधी बात है, क्योंकि सारा कट जाना है। एक तरह से रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर आया कि नहीं, है ना? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मैं सारे कांस्टेंट का नाम का एक बड़ा k लिख दूं, तो k तो अल्टीमेटली कट ही जाना है n1 R1 और R2 के लिए। तो वैल्यू डालेंगे, n2 की वैल्यू इज 2 का स्क्वायर, n1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, दैट इज 4:1। तो रेशियो बिटवीन द टू इज 4:1। क्लियर है ये? डन है? इसी तरह के सिंपल से बच्चे हमारे पास क्वेश्चंस आते होते हैं। डन। इसके बाद आता है बच्चे हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हमने किया है उसी का लेखा जोखा, बस एक बार और थोड़ा सा सरल भाषा में उसको मैनेज करके मैं बता रहा हूं, वो देखना जरा। देखो बच्चा, हमारे पास यहां पे है क्या, सुनो एक बारी, हमारे पास यहां पे बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान दो बच्चा, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर हमारे पास क्या है? देखो, जो मैंने पहले बात करी, जो हम इस टॉपिक के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर बाय r स्क्वायर।
सेम जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं और वहां से MVR की वैल्यू निकली। एक फॉर्मूला, एक्चुअली यहाँ क्या किया, सारे फॉर्मूलाज को कलेक्ट करके लिख लिया, वही चीजें हैं सारी। डन। इसके बाद रेडियाई ऑफ बोहर मॉडल, बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ पे स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों मान रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे यहां से यहां गया, तो वो रिवॉल्व करते हुए कहीं नहीं जा रहा है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स की जगह एक पोजीशन फिर दूसरी पे ऐसे गया है। तो इसका जो हमने निकाला था MVR इज इक्वल टू NH/2π, एक ही करेगा, एक से एक में कर रहा है, ठीक है। दो शेल भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ये स्टेशनरी में क्या होगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करेगा। अगर रिवॉल्व करेगा तो तुम कैसे जज करोगे कहां पे है वो, ठीक है। तो फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि एक स्टेशनरी ऑर्बिट में एक फिक्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और वो जंप करके कहीं ऊपर जा रहा है। तो हमने उसके बाद ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, ये सारा वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस सम अप करके लिखा हुआ साफ सुथरे ढंग से। यहाँ एक एडिशनल चीज लिखी है बस मैंने, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू N2 ऑर्बिट फ्रॉम N1 टू N2, द नंबर ऑफ रेडिएशंस व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड स्टेट। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके N1 से N2 में चला गया, तो वहां से अगर वो नीचे आके गिरेगा ग्राउंड स्टेट में, तो नंबर ऑफ रेडिएशंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है N2 - N1 इनटू N2 - N1 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2। ये नंबर ऑफ रेडिएशंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये कहीं किसी सिचुएशन में एक जगह क्वेश्चन मिलेगा, किसी कॉम्पिटिटिव के एक PYQ के अंदर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा था, इसलिए मैंने यहां लिख दिया था। ये हमारे पास क्या है, ये हमने लिखा है नंबर ऑफ रेडिएशंस के लिए व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम N2 टू N1। लिख लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। N2 - N1 नीचे 2, डन। N2 - N1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, डन। लिख लिया बच्चा ये सबने। अब ये हम ऑलरेडी फॉर्मुलाज कर चुके हैं R1 वाले। अब है देखो बच्चा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट, ये भी हमने निकाल लिया था। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πkZe²/nh, है ना, ये हम निकाल चुके हैं पहले डेरिवेशन में। फ्रीक्वेंसी लिख लो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, kZe²/nhR। हाँ, इन्हीं में से न्यूमेरिकल आएंगे। ये सारे फॉर्मुलाज के बस कलेक्शन कर रहे हैं अभी, एक जगह पे लिख लोगे तो हमारे पास सारा का सारा एटम्स के फॉर्मुलाज एक जगह पे मैंने पाइल अप करके लिख दिए थे, सारा कंसेप्ट एक जगह आ गया पूरा। तो ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, फ्रीक्वेंसी होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, है ना। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। एक सर्कल में घूमते हुए सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस आया कि नहीं, 2πr, तो वेलोसिटी बाय 2πr इज फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी की वैल्यू और 2πr की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो ये हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट निकल के आता है, जिसके अंदर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स मॉडल में v की वैल्यू c/137 × z/n, c इज स्पीड ऑफ लाइट, z इज एटॉमिक नंबर, एंड nth ऑर्बिट के अंदर, तो ये 7.3 × 10⁻³ cz/n आ जाती है। इसको एज इट इज 7.3 × 10⁻³ cz/n, c स्पीड ऑफ लाइट, z एटॉमिक नंबर, n जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम। ये डायरेक्ट हो गया ना, ये हमने वेलोसिटी का डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना दिया। ये कॉम्पिटिटिव के अंदर आएगा, बोर्ड्स के अंदर अभी तक ये फॉर्मूला मैंने यूज होता देखा नहीं है किसी PYQ में, ठीक है, बट लिख लो क्योंकि ऑब्जेक्टिव आना है तो उसके अंदर ये यूज हो सकता है। इसी के साथ हमारा एटम्स का सारा कंसेप्ट खत्म। एटम के न्यूमेरिकल्स करने स्टार्ट करेंगे बच्चों।